Hello and welcome back to PSC Panchayat. Today we are starting on new journey and that will start from ancient history. So we'll talk about our origin, how we reached here till now. So today maybe ancient history, some people are intimidated by the term, okay, by the subject, but hopefully I'll make it interesting for you. So let's start with ancient history. तो इसका तरीका क्या होगा? पहली बात तो ये कि मैं आपको टाइमलाइन के साथ लेके जाऊंगी, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है। और टाइमलाइन के साथ जब हम जाएंगे तो उस टाइमलाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसको हम कीवर्ड्स में लिख लेंगे। उससे भी पहले एक बार सोर्सेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आपने पढ़ना क्या है सोर्सेज में? एंशियंट हिस्ट्री का सोर्सेस पहला तो सिक्स क्लास की जो सिक्स स्टैंडर्ड एनसीईआरटी है, दैट इज आवर पास्ट वन, ओके, अ लाइट ब्राउन कलर बुक, वेरी थिन। एंड देन उसके बाद 11th क्लास की सेकेंड थिंग इज 11th स्टैंडर्ड की आर एस, ये दिस इज अगेन एनसीईआरटी और आर शर्मा नाम से है ये, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, वो पढ़नी है आपको। इन दोनों से आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी हद तक या कंप्लीट ही हो जाएगा। बट देन एक 12th क्लास की एनसीईआरटी है, 12th स्टैंडर्ड की, दैट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नई एनसीईआरटी है, दैट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ न्यू एनसीईआरटीज, जिसका नाम है थीम्स इन हिस्ट्री। ये भी तीन बुक्स हैं, जैसे ये 1 2 3 है, वैसे थीम्स इन हिस्ट्री इज ऑल्सो इन 3 पार्ट्स। वेरी ब्यूटीफुल बुक, बहुत ही लाइट नोट पे लिखी हुई है, कलर्ड है, पिक्चर्स हैं, छोटे छोटे ब्लू कलर के बॉक्स हैं, उसमें फैक्ट्स लिखे होते हैं, एंड डायरेक्टली यूपीएससी हैज आस्क्ड फ्रॉम दोज बुक्स। ओके, सो ऐसे ब्लू कलर का पेज के साइड में ही ब्लू कलर का छोटा सा ब्लॉक होगा, उसमें कोई फैक्ट लिखा होगा। सो विल फाइंड दैट रिलेटेबल व्हेन यू गो थ्रू पीवाईक्यूज। ओके, सो ये हो गए हमारे सोर्स, ओनली 3 बुक्स ऑल यू नीड, जिसमें से ये दोनों तो बहुत ही पतली हैं। एक बार जब आप पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद आपको इतनी बार रिवाइज कर लोगे, इतनी सुंदर किताब है तो पता नहीं चलेगा। बस ये वाली जो बुक है वो थोड़ी सी एक मोनोटोनस वे में लिखी हुई है, बट वंस यू गो थ्रू दीज टू, दिस विल बी वेरी इजी। ओके, सो वी आर डन विथ सोर्सेज। अब आपने देखा होगा, ओरांगटन नाम सुना है? ओरांगटन एक गोरिल्ला चिंपांजी की कैटेगरी होती है ओरांगटन, ठीक है। सो यहाँ भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी मिलते हैं। सो दे आर आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, हमारे पर इनटू 10 एंड टाइम दादाजी होंगे वो, ठीक है। सो वी वर देयर एंड हाउ वी रीच्ड हियर, ठीक है। सो द स्टोरी इज हाउ इट स्टार्टेड। तो पहले तो हम 4 पाँव में चलते थे, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ऐसे उठे उससे। जब हम उठे तो अभी भी हमारी ये पांचों उंगलियां उंगलियां काम नहीं करती थी, ठीक है, पांचों उंगलियां काम नहीं करती थी, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। ओके, एंड देन एक स्टेज आया जब हमें इसको कंट्रोल करना आ गया। तो जब हमने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो उससे क्या हुआ, हमने चीज़ों को होल्ड करना सीख लिया, पकड़ना सीख लिया, राइट। कैन यू इमेजिन होल्डिंग समथिंग विदाउट थंब? यू कांट, राइट। सो ट्राइड, यू कांट। सो इसके बाद जब हमने ओके okay, जो ये टूल है इसको टूल कहेंगे। सो इतने पतले टूल भी तब बने थे जब उसने ये इसको कंट्रोल करना सीख लिया था, ठीक है। तो जब ये कंट्रोल किया तो ये हुआ कि आसपास जितने भी पत्थर पत्थर पड़े रहते हैं वो उनके हथियार हो गए, कैसे भी पत्थर। सो दोनों हाथ से उनको उठाना पड़ता था,
किसी को हंटिंग करना है, मारना है, तो दोनों हाथ से मार रहे हैं। सो आप समझ सकते हो ना, अगर मुझे किसी को मारना है सो वो फ्री है और मैं दोनों हाथ से लगी पड़ी हूँ, तो वो कंट्रोल नहीं होगा। अब एक हाथ से मैंने उसकी गर्दन दबाई, दूसरे हाथ से मैंने ये पकड़ा, फिर मैंने उसको मारा, तो दैट इज ईजी, राइट? सो उन्होंने ऐसा ही किया कि पहले उन्होंने इसको किया, ये कंट्रोल हो गया, तो अब दोनों हाथ से उठाया। फिर थोड़ी और उनमें समझ आई तो उन्होंने सोचा अच्छा अब ये इतना मोटा पत्थर है, पहले ऐसे ऐसे कोई भी पत्थर उनको मिला, कोई भी पत्थर उनको मिला उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोनों हाथ से। एंड देन जब उनका थोड़ा सा और हुआ कि भाई इसमें थोड़ा हम उसको शार्प भी कर सकते हैं। पहले तो पत्थर शार्प कैसे होते थे, हाँ, इसकी भी स्टोरी होगी। सोचो इस स्टेज से ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे पत्थर के स्टेज में जाते हुए इन दोनों के बीच में इतना लंबा अरसा रहा होगा कि कभी अचानक से दो पत्थर टकराए होंगे, कुछ भी वो कर रहे होंगे, तो यहाँ से नुकीला हो गया, तो दे थॉट अच्छा नाउ इट विल वर्क मोर, ठीक है। तो जब ये उन्होंने ये थोड़े नुकीले पत्थर बनाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उनके होल्ड करने में, अब एक ही हाथ में होल्ड हो जाता है, ठीक है। जब एक हाथ में होल्ड हो गया तो उनकी हंटिंग पावर भी बढ़ गई, ठीक है। अब इस चीज को, अब एक स्टेज आता है माइक्रोलिथ्स, ठीक है, वो होता है उसमें और भी पतले पतले हो गए। एक जगह पाया गया था कि 5-5, 10 से 10 सेंटीमीटर्स के भी उन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे, मतलब इतने छोटे छोटे। सो अब ये क्या है, आपको आंख फोड़नी है तो उसके लिए बिल्कुल नुकीला ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इट वर्क्स लाइक दैट। हम करते क्या थे पहले शुरुआत में, एनिमलिस्टिक ही था ना हमारा सब कुछ। सवेरे उठे, कोई जानवर मिल जाए उसको मार दिया, खा लिया, नहीं मिला तो वी यूज टू स्कैवेज एज वेल, मतलब डेड बॉडी ऑलरेडी जो पड़ी हुई है उसको भी हम खाते थे। सो सो अब उसके बाद धीरे धीरे जब हंटिंग करनी हमने शुरू की, फिर टूल्स हमारे शार्प हुए। जब टूल्स शार्प हुए और हमने हंटिंग करना और बेहतरीन कर दिया, तो उसके बाद डेवलपमेंट और बढ़ा। फिर समहाउ हमने क्या किया, जब ये टूल शार्प हुए ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि हैंड एक्सेस बनने शुरू हो गए। हैंड एक्सेस पता है, जिसमें हैंडल बना होगा, सिंपली ऐसे, ये ऐसा होता है कुल्हाड़ी, हाँ। अब जंगल काटना आसान हो गया। जब जंगल काटना आसान हो गया, थोड़ी ज़मीन खाली हुई, ज़मीन खाली हुई, हमने कुछ जौ बाजरा उगाना शुरू कर दिया। अब जब पहले ये था कि देखो, आपने सुना होगा ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, वही वाली सीन थी कि जब उनको, उनके पास एक बार खाना एक्सेस करना आसान हो गया, खाना एक्सेस करना आसान हो गया, मतलब पहले तो हंटिंग आसान हुई थोड़ी सी, हंटिंग के बाद जब खेती किसानी आसान हुई थोड़ी बहुत, और इतना हो गया कि एक टाइम का खाने के बाद वो कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब आदमी एक वक्त का पेट भर गया है और उसके बाद उसको पता है कि भाई अगले टाइम का खाना रखा है, दिमाग खाली है, खाली दिमाग शैतान का घर, अब कुछ और सोचते हैं। फिर जब पेट पूजा हुई, काम दूजा जब शुरू हुआ, तो क्या शुरू हुआ, व्हील की इन्वेंशन हुई, ठीक है। फिर उनको जब व्हील मिला, और सबसे बड़ी, ये कहीं जगह क्वेश्चन भी होता है कि सबसे बड़ा इन्वेंशन किसे माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में, दैट इज व्हील। तो जब व्हील इन्वेंट हुआ, पॉटरी चालू हो गई, और इसके साथ पॉटरी से भी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई, जब इनको पता चला अच्छा एक पहिया है, जैसे कुछ हो सकता था, लकड़ी का ही कुछ था, जैसे कहीं पे लकड़ी का वो पेड़ का तना होता है ना, तो तने को ही उन्होंने व्हील जैसा बना दिया, एंड दे नाउ दे रियलाइज कि अच्छा ये तो चल भी सकता है, इसको धक्का दे दो चल भी जाएगा। अब बैलों की शामत आनी थी, बैलों की शामत ऐसी आनी थी कि अब जब व्हील मिल गया तो अब चलो इसको दो जोड़ करके काट बना लेते हैं और खेत जोतेंगे, ठीक है। अब खेत जोतना शुरू हो गया। अब जब बैलों से आप खेत जोतना शुरू करते हो तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं, और लंबी लंबी फील्ड आप खेत तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके, एंड देन कभी एक और कहानी इसके बाद जब आगे बढ़ती है, तो उनके हाथ में कॉपर लग जाता है कहीं से। कॉपर क्या होता है, कॉपर नगेट्स, मतलब एक कॉपर आपने देखा होगा जो ब्राउन कलर का होता है ना, लोटे वोटे आपने देखे होंगे, घर में बर्तन होते हैं, ठीक है। उनके हाथ में वो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जो बेसिक कॉपर नगेट्स होते हैं वो रेड ग्रीन कलर के होते हैं, हल्के हरे लाल रंग के, ऐसे छोटे छोटे उनको पत्थर मिले, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि अच्छा ये पत्थर है, इसको तोड़ा भी जा सकता है, समहाउ दे मैनेज कि अच्छा इसको तोड़ करके ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में हो जा सकता है। और कॉपर का क्या है, उसको जब आप लाइक हैमर से मारते हो तो उसका शेप बड़ी आसानी से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब इसके बाद उनके पास अब खाना वाना तो आ ही गया था, फुर्सत का समय था, अब साज सज्जा का सामान छोड़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ज्वेलरी बनाना शुरू किया कुछ कुछ, ठीक है। ऐसे करके कुछ बीड्स बनाए,
ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बनाना उन्होंने शुरू किया। अब आदमी है, खाली दिमाग, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ ये कॉपर बड़ा कमजोर सा है, ठीक है, मतलब कॉपर इतना मजबूत नहीं है कि उसका हथियार बनाया जा सके, ठीक है, किसी की गर्दन जो है इतना इतना मजबूत नहीं होता, वो तो थोड़ा सा मतलब क्या होता है, मोल्डेबल होता है। अब उसके बाद समहाउ दे गॉट हैंड्स ऑन टिन, टिन मिल गया उनके हाथ में, तो उन्होंने टिन और कॉपर को मिलाया। फिर टिन और कॉपर को मिलाने के बाद भी कुछ कुछ हुआ, फिर धीरे धीरे प्रोसेस बनी, निकल, जिंक, एंड देन एक बार उनके हाथ में आर्सेनिक लग गया। जब आर्सेनिक लग गया तो आर्सेनिक क्या होता है, थोड़ा हार्ड मेटल होता है, ओके। जब वो चीज़ें मिली तब निकल के आया अच्छा खासा एक मजबूत ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज एज आपने सुना है। सो ये सबसे छोटा जो एज है वो कॉपर एज है। कॉपर, जैसे ही कॉपर हाथ लगा ना, और कॉपर हाथ लगने से मेटल तो हाथ लग गया लेकिन इतना यूजफुल नहीं निकला वो। फिर जब वो चीजें और टिन, जिंक, निकल, आर्सेनिक मिला तो जब ब्रॉन्ज बना, तो ब्रॉन्ज थोड़ा मजबूत होता है तो उनके ज्यादा काम आया। तो जब ब्रॉन्ज एज सबसे देखा जाए तो काफी फ्लरिश्ड एज मानी जाती है, ओके। ब्रॉन्ज के बाद फिर फाइनली आयरन आता है एंड देन मॉडर्न एज एंड थिंग्स स्टार्ट। सो ये एक छोटी सी एक थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रो दिया कि ऐसे कहानी शुरू होती है, ओके। सो पहले जो है होमो हेबिलिस हुआ करते थे, होमो हेबिलिस। सो उनका क्या था, वो उन्होंने कितना सीखा था, उन्होंने थोड़ा सीधा होना सीख लिया था, और फिर धीरे धीरे एक आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस ने सीधे खड़ा होना सीख लिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं निएंडरथल्स, होमो हेबिलिस, why do they do this, होमो हेबिलिस, कैन यू गेट मी अ ड्राई टॉवल प्लीज, वो रखा है ये थैंक यू। ये आपकी इंटरेस्ट के लिए बता रही हूँ, इससे कोई, हालांकि कोई भरोसा नहीं है कब पीएससी वालों का दिमाग सटक जाए और वो एक सवाल भी पूछ ले, ठीक है। हाँ, ये एंथ्रोपोलॉजी है, पूछेंगे नहीं वैसे। होमो इरेक्टस, देन आए निएंडरथल्स, ये काफी क्लोज माने जाते हैं, एंड देन आए हमारे होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस सेपियंस, फिर हम आ जाते हैं। सो होमो हेबिलियस का क्या है, इसने हल्का सा सीधा होना शुरू किया था, ठीक है। होमो इरेक्टस प्रॉपरली सीधा हो गया था। निएंडरथल्स ने अपने थंब और लिम्स का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया, एंड देन होमो सेपियंस, दैट इज अस, ओके। अब कुछ और टर्म्स होते हैं जो हिस्ट्री में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। पहला है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ये नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा है सीई, दैट इज क्राइस्ट एरा, इसको एडी भी कहते हैं, दैट इज एनो डोमिनाई, लैटिन है, इसका मतलब होता है ईयर ऑफ द क्राइस्ट। और देखो सीई और एडी, आपने देखा हो ना, 7th सेंचुरी एडी, 8th सेंचुरी एडी, यानी एडी का मतलब होता है एनो डोमिनाई, और या फिर सी क्राइस्ट एरा, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्राइस्ट एरा मतलब 1st सेंचुरी माना जाता है कि ये क्राइस्ट, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी वाला एरा यहाँ से शुरू हुआ था।
तो अब जाहिर सी बात है उनका जो है हर जगह थोड़ा सा डोमिनेंस था, तो इस वजह से क्राइस्ट एरा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टाइम लाइन माना गया पूरे दुनिया में, ठीक है। सो एनो डोमिनाई यानी एडी, इसको फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनाई यानी ईयर ऑफ द क्राइस्ट लैटिन में, ओके। सो यानी क्राइस्ट एरा इसके बाद से शुरू हो रहा है, यानी फर्स्ट सेंचुरी से शुरू हो रहा है। उसके पहले वाले को हमने बोला बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में आपने सुना होगा ईसा पूर्व, सुना है? इतने ईसा पूर्व। तुम लोग हिंदी का न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते हो क्या, या कहीं कुछ भी नहीं पढ़ते? नहीं पता होना चाहिए ना, अगर हिंदी में भी कहीं न्यूज़पेपर में लिखा है ये हुआ ईसा पूर्व और इसको बोलते हैं ईसवी, ठीक है। इसको बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं या एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। चलो अब बिफोर क्राइस्ट एरा से शुरू करते हैं। इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी न्यूज़पेपर वाले गलत टाइप कर देते हैं, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले की ही बात है। आदि शंकराचार्य का नाम सुना है? ओके, सो आदि शंकराचार्य कब थे, उनका एज ध्यान है, किस एरा में थे? नहीं। सो ही वॉज इन 7 to 8 सेंचुरी एडी, एनो डोमिनाई एडी, ठीक है। उसमें न्यूज़पेपर में लिख दिया था ही वो उनका बर्थ ईयर लिखा उन्होंने कितना, मतलब माई फादर वॉज रीडिंग इट एंड ही आस्क्ड मी कि ये क्या है, 6th सेंचुरी BCE यानी बिफोर क्राइस्ट में वो जन्मे थे, एंड जहाँ पे उनकी मृत्यु लिखी गई थी अप्रॉक्सीमेट, वो लिखी थी 7th सेंचुरी एरा और AD। सो इसको अगर आपको काउंट करना हो कितने साल हुआ? BCE मतलब फर्स्ट सेंचुरी से पहले, ठीक है, दैट इज BCE, ओके। और ये हुआ बाद में यानी CE, ये 0 आप इसको समझ लो। इन्होंने कहा 6th सेंचुरी यानी 600 BCE, और यहाँ मरे कब? 700 AD, 100 साल बाद। नो, यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। उन्होंने गलत लिखा था, ये गलत लिखा है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ओके। नो, कैमरा में मैं कह रही हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं ये आदि शंकराचार्य जी के जन्म के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो उन्होंने ऐसा लिख दिया था, न्यूज़पेपर में छाप दिया था BCE to AD। सो 600 BC मतलब 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0, यानी 600 साल पुराना ऐड करो BCE का, एंड देन 700 साल का आगे ऐड करो, तो कितने 1300 साल की उनकी जिंदगी जो है उन्होंने छाप दी थी न्यूज़पेपर में। सो नाउ यू विल रिमेंबर कि हाउ डू यू काउंट द ईयर, समझ में आ गया ना? अगर 6 BCE लिखा हुआ है यानी 600 साल पीछे, तो 600 साल पीछे आपको ऐड करना है। और अभी कितने साल हो गए? 21वीं सदी चल रही है ना, 2023 चल रहा है। सो 2023 प्लस 600, ऐसे आप काउंट करोगे BCE को, ठीक है। देखो, चलो आगे आगे अब शुरू करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा एक बार और। हाँ हाँ, BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी क्राइस्ट एरा शुरू हो रहा है। हम कैसे चल रहे? अच्छा ठीक है, देखो ऐसे देखो, ये है अपना फर्स्ट सेंचुरी E और AD, ठीक है। यहां से हम बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए हैं? 2023, ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे 21st सेंचुरी CE AD। इतना क्लियर है? ये है AD है चल रहा है, ठीक है, यानी हम 2023 साल अभी तक जी चुके हैं। इसके पहले का, इसको हम बोलेंगे बिफोर CE और बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, BCE। इसको हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये उल्टा चलते हैं। सो अगर जैसे बोला जाए अलेक्जेंडर कब आया था? अलेक्जेंडर आया था 327 BCE समथिंग, ठीक है, इस दौरान आया था अप्रोक्सीमेटली। सो इसको हम कहेंगे 4th सेंचुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि 2023 प्लस 327, टोटल इतने साल पहले,
अब समझ आया? हाँ, है ना? चलो, बिफोर क्राइस्ट एरा भी कह सकते हैं, कॉमन एरा जो सीई है उसको क्राइस्ट एरा भी कह सकते हैं, कॉमन एरा भी कह सकते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं हम। क्राइस्ट इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन है वो हम फर्स्ट सेंचुरी में कहते हैं, इसलिए उसको क्राइस्ट एरा भी बोल देते हैं। सो नथिंग इज रॉन्ग, यू कैन से कॉमन एज वेल एंड क्राइस्ट एज वेल। हाँ, कॉमन बोल लो, बेटर, हमारे अंदर का हिंदू भी सेटिस्फाइड रहता है उससे। ओके, सो स्टोन एज से हम शुरुआत करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। स्टोन एज, वाई डू वी कॉल इट स्टोन एज? क्योंकि इस वक्त जो प्राइमरी टूल था हमारा पत्थर का था, ठीक है, स्टोन ही था। स्टोन की अलग अलग शेप में डेवलपमेंट को ही हम स्टोन एज कहते हैं। 3 स्टेज हैं इसके। ओल्ड स्टोन एज इसको हम बोलते हैं, और साथ में पैलियोलिथिक एज। दूसरा है हमारा मिडिल स्टोन एज, इसको हम बोलते हैं मीसोलिथिक। तीसरा है हमारा न्यू स्टोन एज, एंड वी कॉल इट नियोलिथिक। अब यहाँ पे पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, मीजो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक का मतलब है स्टोन, नियो यानी न्यू। अब इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं। जो पेलियोलिथिक एज है उसकी टाइमलाइन है 5 मिलियन BCE टू 10,000 BCE। इसका होगा 10,000 BCE, वी आर गोइंग थ्रू BCE राइट, टू 6,000। इसके बाद है 6 से 3,000 BCE। अब हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसी जगहें हैं। अच्छा, इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि वी फाउंड टूल्स ऑफ दोज एराज इन पर्टिकुलर प्लेसेस, ठीक है, हमें अलग अलग किस्म के टूल्स मिले थे और उसी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कहाँ क्या है। ओके, सो यहाँ पैलियोलिथिक एज का हमें टूल कैसे हम डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ा राउंड शेप में है। टूल्स हम देख लेते हैं, इरेगुलर, नॉट राउंड, इरेगुलर शेप है, उसमें कोई शेप नहीं है प्रॉपर, ठीक है, इरेगुलर शेप स्टोन टूल्स, ठीक है। यहाँ पे मीजोलिथिक एज में टूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोलिथ हो जाता है, यानी माइक्रोलिथ, लिथ मतलब स्टोन्स, माइक्रो मतलब थोड़ा छोटा, ठीक है। सो टूल्स जो है अ बिट शार्प, बिट शार्प यानी थोड़ा शार्प टूल्स। एक टूल तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक का भी पाया गया था, जो मैं आपको बता रही थी, छोटा नुकीला टूल, ठीक है। नियोलिथिक एज में पॉलिश्ड, मोर पॉलिश्ड टूल्स की एविडेंस मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने चीज़ों को शेप करना अच्छे से सीख लिया था, ठीक है।
सो यहाँ टूल्स का शेप में अच्छा कभी कभी यही पूछा जाता है हैंड एक्स कहाँ पे आएगा. सो हैंड एक्स यहाँ पे ही उन्होंने डेवलप कर लिया था. ठीक है. हाँ मतलब वो जो डंडा लगा के नहीं होता है कुल्हाड़ी जैसा, वो इन्होंने इस 5 मिलियन टू 10,000 BCE में लगभग लगभग उन्होंने उसको निकाल लिया था. हाँ अभी तक स्टोन का ही चल रहा है, सब स्टोन का ही चल रहा है. ठीक है. इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. नियोलिथिक एज तक एवरीथिंग इज ऑफ स्टोन्स. ओके. जब इसके बाद हम आएंगे ब्रॉन्ज एज, वहां पे हम मेटल की बात करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन में भी नहीं करना है. बिट शार्प टूल्स, यहाँ पे टूल शेप जो है नुकीला हो गया. शार्पेंड. और यहाँ पे क्या हुआ, मोर लाइक ऐसे टूल्स आने लगे. वहाँ जो इसके जो वो मिले हैं एविडेंस, उसमें टूल्स ऐसे हैं जैसे जैसे मान लो कुल्हाड़ी होती है ना, ये कुल्हाड़ी है तो यहाँ पे ऐसे होल बना होता है. ये हम आज की डेट में है ना, होल बना होता है. तो उन्होंने ये सीख लिया था. अब इस होल में लकड़ी फंसानी है, ये चीज उन्होंने सीख लिया था. इसको पॉलिश करके नुकीला कर सकते हैं, ये चीज उन्होंने सीख लिया था. ठीक है. अब समझ आया कि मतलब उसकी जो है, पहले आप देखोगे इसमें थोड़ा रॉ तरीके का है, उतना पॉलिश्ड नहीं है, उतना शार्प नहीं है. फिर उन्होंने यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाना शुरू किया, पतला बनाना शुरू किया. फिर यहाँ पे उसी चीज को और पॉलिश्ड कर लिया, लाइक फिनिश जिसको बोलते हैं ना, एक प्रॉपर फिनिशिंग आ गई उसमें चीजों में. ओके. अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये एग्जाम्पल पाए जाते हैं. ओल्ड स्टोन एज यानी पेलियोलिथिक एज के जो कुछ एविडेंसेस हैं, वो हमारे कहाँ पाए गए हैं. मध्य प्रदेश में एक जगह है. क्या? नहीं, शी इज क्लोज, बस उसने गलत बोला, पता नहीं कुछ और बोला. उसने क्या बोला? भीमबेटका ही बोला था. अच्छा, भीमबेटका. मुझे सुनाई पड़ा भीमटेका समथिंग. तो इसका नाम पता नहीं, उन्होंने भीमबेटका ऐसा कहते हैं कि वहां पे भीम बैठा करते थे, इसलिए उसका नाम भीमबेटका हो गया. ठीक है. एक पाकिस्तान की हाँ यहाँ पे एविडेंस मिले गए थे, एविडेंस मिले. अभी आप ऐसे लिखते जाओ. ठीक है. ये चीज आप नीचे लिखना क्योंकि जगह मुझे नहीं मिली है. ठीक है ना. फिर हम इसके बाद ना इतना फिनिश करने के बाद स्टोन एज का क्वेश्चन भी देखेंगे, सो यू विल गेट टू नो. सो भीमबेटका एक है. सोहन वैली. सोहन वैली कहाँ पे है ये? पाकिस्तान. एक है बेलन वैली, बेलान वैली या बेलन ये बोलते हैं. आप गए हो? कहाँ पे है ये? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश. ठीक है. सो यहाँ तीनों जगह पे पैलियोलिथिक एज के एग्जाम्पल्स मिले हैं. मिसोलिथिक एज के एग्जाम्पल मिला है राजस्थान में एक जगह है बागौर, वहां पे, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में. ठीक है. मिसोलिथिक एज का एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखो, बागौर जो कि राजस्थान में है. दूसरा है आदमगढ़ जो कि, अच्छा क्विकली मुझे पता करके बताओ आदमगढ़ कहाँ पड़ता है. सो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा. एमपीपीएससी में सो एमपी स्पेसिफिक ज्यादा पूछते हैं ना, इन जनरल भी पता होना चाहिए. किसने बता दिया? नहीं नहीं, एमपी में स्पेसिफिक कहाँ पड़ता है आदमगढ़? किस जिले के अंदर आता है? किस रीजन में आता है? होशंगाबाद में. ओके. और भीमबेटका कहाँ पड़ता है? भीमबेटका सो भीमबेटका पड़ता है रायसेन जिले. हाँ. ठीक है. सो ये दोनों एरिया जब आप वहां जाते हो, भोपाल गए हो आसपास, ये दोनों पास में पड़ते हैं, मतलब 30-40 किलोमीटर का हाँ ही डिफरेंस है. सो भोपाल वाला जो एरिया है ना, रायसेन हो गया, ये होशंगाबाद हो गया, जिसका नाम जो है नर्मदापुरम कर दिया गया है अब. सो इन सारी जगहों में ना आपको ये पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, इन दोनों के एग्जाम्पल्स, एविडेंसेस बहुत मिलते हैं. ठीक है. सो बेसिकली कहा जाता है जो नर्मदा वैली है ना, होशंगाबाद में नर्मदापुरम नाम रख दिया गया, नर्मदा वहां से निकलती हैं. कहते हैं कि नर्मदा वैली के किनारे किनारे ये तीनों एज के एविडेंसेस मिले हैं.
सो बिकॉज दीज आर वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे आपको तीनों एज के एविडेंसेस मिले हैं. ओके, व्हाट आई वाज सेइंग, नियोलिथिक एज का एग्जांपल, कश्मीर में एक जगह है बुरजौम, ये एक और चीज के लिए फेमस है, वहां पे बुरियल्स पाएगा. क्या? हाँ, बुरजौम. अब दोनों में अलग अलग, कहीं कहीं पे कुछ और लिखा जाता है, हिंदी में तो बुरजौम ही बोला जाता है. What? जेड, in my place there's something else. Okay. Second thing is Mehergarh, Pakistan. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आए हैं. हैंड एक्स के साथ चॉपर भी इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा. अच्छा, ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि कभी कभी सवाल आप जब देखोगे PYQs, तो उसमें ये चीज़ भी लिखी होती है कि हैंड एक्स बना और लिखा होगा ऑप्शन में, चॉपर लिखा होगा एंड दिस दैट, और क्वेश्चन विल बी कि इनमें से कौन सा पेलियोलिथिक का नहीं है, या फिर कौन सा नियोलिथिक का है, कौन सा मिसोलिथिक का है. ठीक है, सो आपको जो हमारा टूल था, उस टूल की कैटेगरी क्या थी, उससे आपको आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, अच्छा ये टूल ऐसा था तो मतलब ये पेलियोलिथिक का होगा, यानी ओल्ड स्टोन एज का होगा. ओके. अब मिजोलिथिक में क्या हुआ था कि अच्छा हमारे यहाँ पहले बहुत ठंडा था, ये हमें पता है ना. हाँ, सो बहुत ठंडा मौसम था, तो जब तक हम पेलियोलिथिक से मिजोलिथिक तक पहुंचे तो थोड़ी सी कंडीशन वार्मर हो गई थी. अब वार्मर कंडीशन होने का क्या मतलब होता है, जब वार्मिंग आ जाती है तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी जो है पेड़ पौधे वेजिटेशन, इनको उगने का बढ़ने का मौका मिल जाता है. जब इनको उगने बढ़ने का मौका मिल जाता है और जब थोड़ा सा वार्म कंडीशन होती है तो इंसान के अंदर भी ताकत थोड़ी ज़्यादा आती है. ठीक है, इसीलिए एक ये भी कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब हम उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया था, सो बेसिकली उनको वहाँ से पता चला था कि जो ट्रॉपिकल, हम लोग ट्रॉपिक्स में आते हैं ना, आधा भारत तो ट्रॉपिक में आता है, सो ये कहा गया था कि जो ट्रॉपिक्स वाले लोग हैं इनमें ताकत ज्यादा होती है एंड दे आर गुड लेबरर्स. ठीक है, सो दे हैड दिस थिंग इन देयर माइंड. सो जब वो यहाँ पे आए तो खुद तो वो शिमला, दार्जिलिंग और ऐसी ऐसी जगह में रहते थे, ठीक है, अच्छी जगह में रहते थे, और इन जो साउथ की जगह पे है लेबर्स को भेजते थे, उनसे काम करवाते थे कि ये लकड़ी काटो, फिर उन लकड़ियों को जहाज में चढ़ा के वो ले जाते थे, या फिर शिप मेकिंग के लिए या कुछ करने के लिए. सो दे बेसिकली थॉट कि इंडियंस और मे बी साउथ एशियंस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यहाँ के लोग जो हैं दे कैन बी गुड लेबरर्स टू अस बिकॉज दे हैव बेटर, और इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है. जो ट्रॉपिक्स में रहने वाले लोग हैं इनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है. अगर आपने अंग्रेजी मूवी कभी देखी होगी तो उसमें ये होगा कि आखिरी में जब कोई बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, सो दे थिंक कि नाउ आई एम गोइंग टू ट्रॉपिक्स एंड आई विल सोक सम सन एंड यू नो गेट बेटर विद माई हेल्थ, है ना, ये चीज़ देखी होगी ना कि नाउ आई एम गोइंग टू ट्रॉपिक्स बिकॉज मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, आई नीड सम फ्रेश सन और एयर. सो इट्स लाइक दैट. सो वी हैव दिस, जब वार्मर कंडीशन होती है तो वेजिटेशन भी फ्लरिश करता है, जीव जंतुओं को भी ताकत मिलती है. ओके, सो इससे एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता है. अभी एक दो दिन पहले शायद अनमोल ने एक क्वेश्चन डाला था कि इफ CO2 इंक्रीजेस तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. ठीक है, सो उसमें एक ऑप्शन ये लिखा हुआ था कि जब CO2 बढ़ेगा फ्यूचर में तो वेजिटेशन डिक्रीज होगी. ये स्टेटमेंट लिखा था, ये स्टेटमेंट गलत है, वेजिटेशन इंक्रीज होगी. जब CO2 बढ़ेगा तो वार्मर कंडीशन होंगी, सो वेजिटेशन और फ्लरिश होगी, हमारी ईल्ड और बढ़ेगी. सो काइंड ऑफ एक आयरनी है कि इसमें थोड़ा बहुत हमें होगा फायदा, लेकिन नुकसान ज़्यादा है. एनीवेज, गेटिंग बैक टू इट,
आई वॉज सेइंग मिसोलिथिक एज में वार्मर कंडीशन जब हो गई, वेजिटेशंस आने लगी, तो इनके पास क्या था, इनके पास थोड़ा वक्त मिल गया, थोड़ी सी कंडीशन फेवरेबल हो गई टू प्लांट ट्रीज, ठीक है। सो जो भी खेती वेती करने के लिए थोड़ा सूटेबल हो गया। तो जब खेती करने के लिए सूटेबल हो गया तो यहाँ से खेती की शुरुआत हुई। ओके, यहाँ तक कैसे रहते थे लोग, गुफा है, मिजोलिथिक एज बता रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने बैंड बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तो पूरे जानवर थे, ठीक है, अकेले निकले सवेरे, कोई जानवर हाथ लग गया, खा लिया पी लिया, वापस आ गए, साथी को मार दिया, कुछ भी कर दिया। यहाँ पर आने पे इन्होंने बैंड बनाना शुरू किया। बैंड जैसे आज हमारे रॉक बैंड्स होते हैं ना, 8-10 लोगों की टीम होती है, वैसे उस समय 20-30 लोग जो हैं, जो भी जितना बहुत उनका दिमाग था, उन्होंने बैंड बना के रहना शुरू किया। केव्स में रहते थे। एक केव में अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 लोगों का बैंड रहता था, ठीक है। ये साथ में रहते थे, फूड शेयर करना इन्होंने सीख लिया, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत उगाना सीख लिया। अब नियोलिथिक एज में यही बैंड, ये अभी जैसे दूर दूर पे ये बैंड है, कई सारे बैंड्स हैं, देखिए कहीं कहीं पे हैं, पूरे जंगल के एरिया में जितने भी। अब नियोलिथिक एज तक आते आते ये जो एक एक करके जो बैंड्स थे ना, इन्होंने गांव का रूप लेना शुरू किया। अब इन्होंने घर बनाना सीख लिया, क्योंकि पॉटरी आ गई थी। जब पॉटरी आ गई तो यानी व्हील आ गया, तो काफी सारी चीजें बनानी सीख ली इन्होंने। अब तक उन्होंने जो स्किन होती है जानवरों की, उसको पहनना भी सीख लिया, ठीक है, स्किन पहनना सीख लिया, बुलक कार्ट बनाना सीख लिया, किसी तरीके से खेत जोतना सीख लिया। तो जब इन्होंने सीख लिया तो अब हेमलेट्स, पता है हेमलेट्स क्या होते हैं, यानी छोटे छोटे घरों का एक समूह, है ना, हेमलेट्स। आज भी पहाड़ों में आपको दिखेगा, क्योंकि पहाड़ बराबर नहीं होते, तो वहां पे हेमलेट्स ही पाए जाते हैं, कि छोटा सा कुछ 10-12 घरों का एक छोटा सा ग्रुप है, इस पहाड़ में कहीं पे दिख रहा है, सो इतनी ही वहां पे पॉपुलेशन होती है। सो नियोलिथिक में थोड़ा थोड़ा हेमलेट्स बनना शुरू हो गए, यानी कि 8-10 घर बनने शुरू हो गए वहां पे, ठीक है, इनका ग्रुप बनना शुरू हो गया, ये तरीके से रहने लगे। और कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मीजोलिथिक एज में ही जब इन्होंने बैंड में रहना शुरू किया था, ओके, जब इन्होंने बैंड में रहना शुरू किया था, तभी जो डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स डोमेस्टिकेशन की जो शुरुआत हुई थी, ऐसा कहा जाता है मिजोलिथिक एज में ही हुई थी। तो होता क्या था, जब ये लोग 20-30 लोग रह रहे हैं, कुछ लोग हंटिंग के लिए गए हैं, कुछ लोग वहाँ बैठकर ही थोड़ा बहुत जो है मीट को स्टोर कर रहे हैं या थोड़ा जला रहे हैं, इन्होंने उस वक्त का ये भी सीख लिया था थोड़ा बहुत कहीं पे, ठीक है। तो डॉग्स आके इनके साथ बैठने लगे। अब डॉग्स जब बैठते थे तो होता क्या था, कोई भी जानवर अटैक करने के लिए आ रहा है तो डॉग्स को पता चल जाता था, तो उनको लगा कि ये हमारे काम के हैं, वो हमें अवेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से डॉग डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, और ये चीज डॉग डोमेस्टिकेशन यहाँ पे नियोलिथिक में काफी प्रोमिनेंट हो गई। ओके, अब नियोलिथिक में काफी सारी चीजें डेवलप हो गई थी, ठीक है। जब विलेज डेवलप हुआ, खाना इकट्ठा हो गया, फ्री वक्त मिलने लगा, तो हमने कपड़े बिनने, कपड़े इन सेंस कि वही जो हमें खाल वाल जो भी मिलती है उसको थोड़ा बहुत हमने तरीके से करना शुरू कर दिया, पहनना शुरू कर दिया, ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी, बीड्स होती हैं, हमें वहाँ पे कहीं पे बीड्स मिल जाती थी, सीपियाँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसको हम बांध बूंद करके मालाएं बनाना हमने शुरू कर दिया। ओके, खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे पास पॉटरी आ गई थी, हमने पॉट बनाना सीख लिया। जब पॉट बनाना सीख लिया तो हमने खाना स्टोर करना सीख लिया। खाना स्टोर करना सीख लिया तो उसके बाद ये कि अब और खाली समय क्या किया जाए, सो हमने दीवारों में पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया। सो शुरुआत में हम पेंटिंग कैसे करते थे, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें पेंटिंग्स मिली है मिसोलिथिक एज की। उसमें पेंटिंग का बेसिक कैरेक्टर क्या होता था, हंटिंग वाला होता था, ठीक है। सो कि हंटिंग करते हुए, और पेंटिंग कैसी होती थी आपने ये देखा होगा, ये हो गई मुंडी, ये हो गई गर्दन, ये हो गया बॉडी, ये हो गया पैर, और ये हो गया हाथ। और फिर इसी हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया एक्स, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया एक जानवर ऐसे, ठीक है, ये मर गया है। एक एक पेंटिंग है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि दो लोग हैं, ओके, दो लोग हैं ऐसे, पारनेट, ठीक है, एक डंडा है, फिर यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है। सो इस डंडे पे उन्होंने एक जानवर लटका रखा है, उसको लेके जा रहे हैं,
ठीक है, एक ये पेंटिंग भी ऐसी। सो ये हो गया कि भाई इन लोगों ने साथ में मिलके हंट किया है और उसको ले जा रहे हैं, उसको पकाएंगे। सो काइंड ऑफ देखा जा रहा है ना इसमें कि हाँ थोड़ा बहुत सेटलमेंट आ रहा है ना। सो ये सारी चीजें आई। नहीं नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, डोंट नीड टू ड्रॉ दैट। हाँ बिल्कुल। क्या क्या? नियोलिथिक में व्हील काइंड ऑफ, देखो इसमें ऐसा है कि आप पूरी तरीके से, शुरुआत में ये कहा जाता है जब आप थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्री, जो एक किताब है एनसीईआरटी की, अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री। सो वहाँ पे इस चीज़ को, एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट को ज़्यादा अच्छे से कवर किया गया है। तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि व्हील प्रॉपरली ऐसे नहीं आया था। वो पहले ऐसे ही कुछ भी लकड़ी का उनको गोल गोल सा मिल गया था, जो कि माना जाता है कि इसी दौरान मिल गया होगा। फिर उस चीज़ में उसको बीच में होल करना, उसको इस काबिल बनाना कि वो रोल कर सके, वो चीज प्रॉपरली नियोलिथिक में आई थी, व्हील। ओके। हाँ हाँ। सो व्हील आप इसमें ही ऐड कर लो, नियोलिथिक में। इसमें सॉरी सॉरी, नो नो नो, इसको हम नियोलिथिक में ही ऐड करेंगे। नियोलिथिक में ऐड करो। सो व्हील का इसमें ऐड है। यार एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वो हमें फॉलो करना चाहिए, राइट? एक मिनट, मिसोलिथिक के कुछ फीचर्स पहले लिख लो। ठीक है, सो हम एक एक करके करते हैं। इसी में नीचे ये जो आपने ऐसे ब्लॉक बनाया होगा ना, भर गया? ओके। सो इसी के नीचे मैं लिखा देती हूँ मियोलिथिक में, मीजोलिथिक में क्या क्या हुआ था। इनके साइट्स आपने बागौर, आदमगढ़, मीजोलिथिक में भीमबेटका भी आएगा। भीमबेटका का नाम मीजोलिथिक में भी ऐड करना है आपको, ठीक है? हट्स यहाँ पे शुरू हो गई थी। किसकी होती थी? यूजुअली ग्रास की हट्स होती थी, टेम्परेरी हट्स होती थी। ओके। वीट, बार्ले, ये हमें मिलता है इसका एविडेंस भी अर्ली क्रॉप्स में। टूल्स में एरो हेड्स, स्पेयर हेड्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे उन्होंने बैंड में रहना शुरू कर दिया था 20-30 लोगों के। तो अब उनका कोई साथी मर रहा है, ठीक है? सो अब उसको उन्होंने बुरी करना सीख लिया था, उसको दफन करना सीख लिया था। बुरेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। और इसमें मीजोलिथिक में यहाँ पे आप भीमबेटका ऐड कर दो। भीमबेटका में तीनों एजेस के एग्जाम्पल मिले हैं। भीमबेटका इज दैट काइंड ऑफ साइट जहाँ पे तीनों एज के एग्जाम्पल्स मिले हैं, ठीक है? किसने कहा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेटा? बीइंग फ्रॉम एमपी, दिस इज नॉट गुड। एक और साइट है जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में है। छोटा सा हिट बुंदेलखंड से है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एंड आई वाज सो फ्यूरियस। गुड। अच्छा हाँ, मैंने बताया था। हाँ, दैट प्लेस इज स्पेशल फॉर मी, बट हाँ आप सबको ही पता होना चाहिए। मुझे इसलिए याद है क्योंकि केबीसी में देयर वाज दिस टीचर फ्रॉम ग्वालियर, शी केम, और उनसे ये सवाल पूछा गया था कि इसमें से कौन सी साइट जो है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओरछा का नाम था, एंड शी हैड नो आइडिया अबाउट इट, जबकि ग्वालियर और ओरछा में 120 किलोमीटर का डिफरेंस है, और शी वॉज अ टीचर। सो नियोलिथिक में
पॉलिश टूल्स, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा क्या हुआ यहाँ पे, सेटलमेंट्स बनने शुरू हो गए, ठीक है, यानी प्रॉपर एक हेमलेट्स की तरह लोगों ने रहना शुरू कर दिया। पहला विलेज मेहरगढ़, ये जो मेहरगढ़ है ना, इट वाज द फर्स्ट विलेज, लाइक ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली दिस वाज द फर्स्ट डेवलप्ड विलेज। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। क्योंकि यहाँ पे पॉटरी आ गई थी तो स्टोर करना शुरू हो गया, पॉटरी, दैट मीन्स ग्रेन स्टोरेज, अनाज को स्टोर करना शुरू कर दिया हमने। एग्रीकल्चर और बढ़िया हो गया। पॉटरी यानी यहाँ पे लिख दो, व्हील पॉटरी भी इसी में आ गई थी। यू आर नॉट राइटिंग, ये क्या है? अच्छा, so everything is given there. Things are matching. अच्छा, अबाउट दिस थिंग, एक लूसेंट तो सबके पास होगी। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो जिस किस्म के सवाल आते हैं कि इस जगह पे ये चीज़ पाई गई थी और ये जगह पे इस चीज़ के लिए फेमस है, इंडस वैली से रिगार्डिंग ऐसे सवाल बहुत आते हैं, वो चीज़ लूसेंट में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो रट्टाफिकेशन वाला जो पार्ट है, यानी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वाला जो पार्ट है, लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है। सो लेकिन क्योंकि उसमें ऐसे दिया हुआ है कि someone who has already read it multiple times, that person can only appreciate it, in a sense कि उसमें facts 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 facts, every line is filled with facts। तो जब तक आप एनसीईआरटी से पूरी स्टोरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप लूसेंट को नहीं अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। सो जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो ना, और आपको फिर एग्जाम देना है, ठीक है, और आपको क्विकली सब कुछ रिवाइज करना, कुछ रह ना जाए, देन ओपन दैट लूसेंट का एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट। कुछ 20-25 पेजेस का ही है, 20-25 पेजेस का है, लेकिन कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपका सर दर्द करने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा एक दो पेज करके, जैसे आज आपने स्टोन एज पढ़ा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, नाउ यू कैन ओपन लूसेंट का स्टोन एज वाला, एक पेज में लिखा होगा। अब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यू कैन गो थ्रू इट, यू विल फाइंड सम न्यू फैक्ट्स, some more interesting facts, but then first you have to read our past one, that is class 6 NCERT. क्या? एंशियंट नहीं है? अच्छा, लूसेंट नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे रखी होगी, यू कैन गो थ्रू दैट। अब हम इसके बाद आते हैं, स्टोन एज हो गया। अच्छा, ये जो स्टोन एज वाला है ना, ये काफ़ी जब हम कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे तो ये अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा यानी इजिप्ट है ना, वो जो ऊपर वाला हॉर्न वाला हिस्सा है वो। एंड अब मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, यू विल फाइंड।
सो हमारे यहाँ पे चीज़ें वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कट आउट कर दी गई हैं। ओह नाइस। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कट आउट कर दी गई हैं, बट जो कहा जाता है कि स्टोन एज के बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, बट वो जो टाइम पीरियड था उसको ब्रॉडली पूरे विश्व में ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सो वो यहाँ पे था, इंडिया में था, दैट इज ये रहा अपना इंडिया। और इधर से बढ़ते बढ़ते ये हो गया अपना सऊदी अरेबिया, या राइट, एंड देन ये अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, और ये हमारा यूरोप हो गया, ये यूरेशिया हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कुछ कुछ सिंगापुर और यहाँ पे जापान है और कुछ कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और यहाँ हमारा कनाडा, ये हमारे गल्फ मैक्सिको के कुछ कुछ कंट्रीज हैं, एंड देन वी हैव लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, दिस इज मिडिल ईस्ट। ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड दिस कंट्रीज इज दैट। और यहाँ पे अपना इजिप्ट वाला हिस्सा आ जाएगा इधर एरिया में, इतने में। सो ये वाले एरिए पे सिविलाइजेशन थी। हम देखते हैं कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उनका ट्रेड भी था, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अपना इंडिया है। ठीक है, सो ये अपना पाकिस्तान हुआ, अपना नहीं, हाँ हमारा ही है। फिर ये अफगानिस्तान हुआ। ठीक है, सो हमारा जो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इतने एरिया में है, मतलब पाकिस्तान का लगभग लगभग हिस्सा और इंडिया का वो जो राजस्थान, हरियाणा, ओके, पंजाब वाला हिस्सा है, इतना थोड़ा बहुत राखी गढ़ी नीचे तक आ जाता है, गुजरात तक भी आ जाता है। एक और दीमापुर, अब एक दीमापुर एक और साइट मिली है, महाराष्ट्र में है, वहाँ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर हड़प्पन कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं। सो ये पूरा डेवलप था और इनका ट्रेड इनसे होता रहता था। यहाँ पे हमारा चाइना भाई है, उनका है। ओके, सो ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रॉन्ज एज खत्म हुई ना, मोहनजोदाड़ो फिल्म में भी उस चीज़ को उन्होंने उस तरीके से नहीं दिखाया था क्योंकि इंडिया में उतना टच नहीं हुआ था, बट यहाँ भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, यहाँ भी कुछ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। सो ये खत्म हो गई थी, एब्रप्टली खत्म हुई थी, जबकि ये बहुत अच्छी खासी फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन थी। और ये इस वक्त तक ना हमने लड़ाई झगड़ा करना नहीं सीखा था, इतना नहीं सीखा था। मतलब हम लोग बेसिकली ट्रेड किया करते थे, पूरा बनिया कम्युनिटी थी, बढ़िया, इतने का 20 का सामान जो है 100 में बेचो, आराम से खाओ पियो मस्त रहो, ये वाला आइटम था उस टाइम पे। बट हुआ ये कि जब ये ऐसा माना जाता है, आज भी क्लियर नहीं है कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि बाढ़ आई थी, सूखा पड़ गया था, कोई बीमारी थी जिसने सबको मार दी। एक वेस्टर्न हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है, द सी पीपल, सुना है? कहाँ सुना है? ओके, ओके, तो सी पीपल ऐसा माना जाता है, अभी हमें पता नहीं कि सी पीपल कौन थे, क्या थे, बट ऐसा एक तरीके से थोड़ी बहुत एविडेंसेस भी हैं, थोड़ी बहुत हमने एनालॉजी भी ड्रॉ की है, और कहा जाता है कि यहाँ से आए थे कहीं से ऊपर से। ठीक है, और वो आए ही थे। कुछ लोग मानते हैं कि, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो खुद भी रैवेज थे, मतलब वो खुद भी सब लुटा चुके थे, तब वो इधर तरफ आए, और जब वो आते गए सबको रौंदते गए, रौंदते गए, रौंदते गए, और यहाँ तक पूरी सिविलाइजेशन उन्होंने, सी पीपल ने खत्म कर दी। इंडिया को वो बस टच करके रह गए थे। सो हमारे यहाँ फिर भी कहा जाता है कि ब्रॉन्ज एज जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था खत्म तो फिर भी हुआ था। सो हम मोटा मोटी हम मान लेते हैं कि हो सकता है हमारे यहाँ बाढ़ आ गई हो। ठीक है, तो बट सी पीपल की जो मिस्ट्री है आज तक क्लियर नहीं हो पाई। तो सी पीपल, और इस एरिया में लैटिन अमेरिका में कहा जाता है अमेजोनियंस, ये भी सुना होगा ना आपने, अमेजोनियंस। एक वंडर वुमन देखी है किसी ने? सो वंडर वुमन को थोड़ा बहुत उसकी जो है कहानी वहाँ से ली गई है, कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है, और दे से कि जो अमेजोनियंस वेमेन आर दी पावरफुल,
है ना, मतलब कि सारी ताकत उनमें होती है। दे आर वेरी टॉल, 10-10 फीट की हुआ करती होंगी, वेरी ब्यूटीफुल, एंड दे यूज टू फाइट थिंग्स। सो वंडर वुमन इज इंटरेस्टिंग मूवी, सो उसमें थोड़ा बहुत एनालॉजी ड्रॉ की गई है। सो पूरे दुनिया में ये चीज़ चल रही थी उस वक्त। तो सिविलाइजेशन कैसे बनी, कैसे ख़त्म हुई, इट इज़ नॉट अलोन और हमारा अपना नहीं है इसमें से केवल सब कुछ, हमारा ये सब कुछ कनेक्टेड था। कहीं पे कुछ लोग आए, अटैक कर रहे हैं, जब वो अटैक करते हैं तो यहाँ सब कुछ ध्वस्त होगा। यहाँ से हमारी ट्रेड चल रही है तो जाहिर सी बात है हम पे भी असर पड़ता है। ओके, तो सारी चीज़ें, पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं उस समय पे भी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थी ही। और ये जो वाला ये एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं बड़े बड़े, जो उस समय के ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के हैं, आज भी हैं। हाँ, क्या? नो, पिरामिड्स आर डिफरेंट थिंग। पिरामिड्स तो यहाँ के हो गए ना, इस एरिया में मैं कह रही हूँ। ये ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ इजराइल में कुछ ऐसी जगहें पाई गई हैं जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का मॉन्यूमेंट्स थी, और वो उसी वक्त की बनी हुई थी। और अपना पिरामिड्स तो फिर भी थोड़ा उसके बाद का है। ब्रॉन्ज एज इज, अभी देखो चलो उसकी टाइमलाइन बताते हैं ब्रॉन्ज एज का क्या है। ब्रॉन्ज एज इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब उस वक्त तक हमने काफ़ी कुछ डेवलप कर लिया था। हमने घरों को तरीके से बनाना सीख लिया था, कपड़े वपड़े हमने अच्छे पहनने सीख लिए थे। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा कल्चर में जो चीज़ें पाई गई हैं, उसमें आई लाइनर, लिपस्टिक्स जैसी चीज़ें भी पाई गई हैं। मतलब, या आई लाइनर so they used to have eyeliner and lipsticks as well. हाँ, लिपस्टिक इज फाइन, हाँ उसमें तो कुछ भी चीजें हो सकती है, बट आईलाइनर भी था। ओके, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो डोंट गेट अम्यूज कि कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आप सोचो यूपीएससी आईलाइनर के बारे में क्यों पूछ रहा है। हाँ, सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आईलाइनर एंड लिपस्टिक्स वर फाउंड। आईलाइनर, लिपस्टिक एंड काइंड्स ऑफ ज्वेलरी, सर में पहनने की ज्वेलरी, पैरों में पहनने की ज्वेलरी, और काइंड्स ऑफ ड्रेसेस लाइक women used to wear skirt, and then your bosom was like covered with a cloth, जो ऐसा होता था कि एक तरफ से ये वाला लेफ्ट हैंड वाज ओपन, राइट हैंड वाज ओपन, और ये वाला कवर्ड होता था। सो मोहनजोदाड़ो में काफ़ी चीज़ें उन लोगों ने करने की कोशिश की थी, बट फिर भी दैट इज़ अगेन अ बॉलीवुड मूवी, तो चीज़ों को ज़्यादा क्रिएटिविटी दे देते हैं वो। क्या? हाँ हाँ, मैंने मूवी देखी नहीं, मैंने सॉन्ग्स सुने थे उसके। ग्रेट बात वाला था ना? क्या क्या शूटिंग? भेड़ाघाट में हुई उसकी शूटिंग? अच्छा, ओके। मैंने नहीं देखी, अब देखूंगी। मतलब स्टार्टिंग का कुछ सीन दिखाया था, और जो, ओके सो वो भेड़ाघाट में हुआ था। ओके, अच्छा। ओरछा के जंगलों में जो बेतवा नदी है ना, जो ओरछा के पास है, वहां पे जो रावण मूवी थी ना, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन वाली, उसकी शूटिंग वहां पे हुई थी। रावण, नहीं नहीं, एक और थी, वो रावण थी, रावण वॉट एवर, हाँ। बहने दे मुझे बहने दे, ही वॉन्ट्स सिस्टर्स। ओके, चलो बिना देखे अभी जल्दी बताओ, नियोलिथिक पीरियड कब खत्म हुआ था? 4000, करेक्ट। देख के बताया ना आपने। ओके, सो सिक्स थर्ड 3000 BC में न्यूलिथिक पीरियड ऑलमोस्ट खत्म हुआ, और उसके बाद 400 साल का गैप है, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं क्या हुआ होगा न्यूलिथिक पीपल के साथ। बेसिकली न्यूलिथिक पीपल वर कमिंग टूवर्ड्स दिस थिंग, बट दिस थिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी ये सभ्यता, इसको ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं, बट हम इंडस वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं तो पूरी दुनिया में वो था। ब्रॉन्ज एज में बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स पड़े थे जो पूरी दुनिया में पड़े थे, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन में पड़े थे, बट इधर नहीं पड़े थे, यानी सिंधु नदी को नहीं टच कर पाया था। स्पेशली जो सी पीपल वाली एनोलॉजी है, सी पीपल वाली जो स्टोरी है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं टच कर पाई थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स भी थे जो बाकी जगह से अलग करते थे, ठीक है।
सो हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगर मैप में देखेंगे, व्हाट इज रॉन्ग विद माय मैप, इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज नहीं है, इसके पहले था ना, चालकोलिथिक, राइट। नो, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इज दिस थिंग ओनली, राइट। इस चालकोलिथिक इज इंडस वैली, बट इसके पहले ये जो जो टच हो रहा है, ये दोनों क्रॉस जो कर रहे हैं, दैट इज ब्रॉन्ज एज, राइट। जो हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं ना, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इज बेसिकली जो हमने हड़प्पा में या फिर मोहनजोदाड़ो में जो कुछ कुछ जो स्टेजेस हम बोलते हैं ना, दैट इज ब्रॉन्ज एज ओनली। इनफैक्ट हाँ, चालकोलिथिक भी होगा, चालकोलिथिक भी कहलाएंगे, बट उसको हम ब्रॉन्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वक्त हमने एलॉय बनाना सीख लिया था। देखो, ब्रॉन्ज एज इंडिया, एक मिनट, लेट मैं भी क्लैरिफाई कर देती हूँ आपको। ब्रॉन्ज एज in Indian subcontinent begins around this 3000 BC and it ends around जब इंडस वैली डेवलप्स, ठीक है। सो वो जो क्रॉस वाला पीरियड था, दैट इज ब्रॉन्ज एज, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस वक्त तक सिविलाइजेशन आपकी डेवलप हो गई थी। इसी दैट्स वाई वी डू नॉट कॉल इट ब्रॉन्ज एज। मैंने जो ये बताया ना, इसको ब्रॉन्ज एज इसीलिए नहीं कहा जाता, इसको इंडस वैली कहा जाता है, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक। ब्रॉन्ज एज उस वक्त तक तबाह हो चुका था, मतलब बाकी जो उधर तरफ जो हमने वेस्ट पार्ट में किया था, ये 2006। हम देखो, हमसे ये मुझे नहीं लगता ब्रॉन्ज एज का एज पूछा जाएगा, बिकॉज वो भी क्लियर नहीं है, पूरे विश्व में भी क्लियर नहीं कब खत्म हुआ एग्जैक्टली बट इसकी शुरुआत कब हुई थी वो थोड़ा सा फिर भी डेफिनेट है, ठीक है। हाँ, 2600 BCE। और इसको एक बार जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, देख लेना आप। वैसे पीएससी आपसे ये ब्रॉन्ज एज वर्ड भी नहीं इस्तेमाल करेगा क्या? ब्रॉन्ज एज यूपीएससी नहीं इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यूपीएससी विल इस्तेमाल हड़प्पा और इंडस वैली, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा कल्चर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हड़प्पा बोला जाता है कि हड़प्पा अर्ली हड़प्पा एक माना जाता है, एक लेट हड़प्पा माना जाता है, तो उससे हम इंडस वैली का डेवलपमेंट डिफाइन करते हैं। ओके, एक मैं शुरुआत करती हूँ, रुक जाओ, सब क्लियर कर देते हैं। इंडस वैली है, इसी को आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, हड़प्पा, इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलेंगे। अब इसके स्टेजेस हैं, इसके स्टेजेस क्या क्या हैं? एक होता है अर्ली हड़प्पा, इसके बाद आएगा अर्ली हड़प्पा इज अ डिफरेंट थिंग, देन आता है एक मैच्योर हड़प्पा। तो जो अर्ली हड़प्पा है, यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है, इसको रावी फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये रावी नदी के किनारे किनारे जो गांव हैं, अभी मैप में आपको बताऊंगी मैं। इसके बाद एक आता है मैच्योर हड़प्पा। सो मैच्योर हड़प्पा में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, क्योंकि इसी टाइम पे हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया था। वही जो हमारा सिविलाइजेशन था, हमारा ट्रेड, हमारा सारा काम जो है बहुत अच्छे से इस वक्त तक डेवलप हो गया था। ओके, अब इसका कुछ आपको वो बता देते हैं मैप्स में। मुझे ऐसा लग रहा था इंटीग्रेटेड पढ़ा दूं, लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या है ना कि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। वैसे आर्ट एंड कल्चर अलग से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले एक बार आप बेसिक हिस्ट्री बता दो एंड देन आर्ट एंड कल्चर करो। एनसीईआरटी है किसी के पास क्या? अवर पास्ट लेके आओ, क्योंकि उसमें एक मैप बना हुआ है, उस मैप में हम उसमें जो साइट्स बनी है ना, हम बस उतना ही रट्टा कर लेते हैं। इन
ठीक है, अच्छा आपके में यहाँ से ही शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं, आपने स्टोन एज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया। बट जहाँ तक मुझे याद है, मैं पीवाईक्यू में मैंने स्टोन एज के क्वेश्चंस देखे हैं एमपीपीएससी में भी। पता नहीं कहते क्या है, सवाल क्या पूछते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा ये लोग सवाल पूछते हैं वैदिक एरा से, वैदिक एरा से, इंडस वैली से, वैदिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, है ना। हाँ, इसके बाद आएगा, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नहीं, उसमें अवर पास्ट में चैप्टर जब शुरू भी होता है तो लेफ्ट साइड में मैप बने हुए हैं उसमें कुछ, हाँ, बहुत सारे मैप्स, लेकिन नहीं उसमें लिखा हुआ है, उसमें ऐसे ही डिवाइड है, अर्ली हड़प्पन साइट करके बना होगा, मैच्योर हड़प्पन बना होगा, ठीक है, लेट हड़प्पन भी आता है, इसके बाद लेट हड़प्पन आएगा। और लेट हड़प्पन में ये है कि इस टाइम पे ना आयरन एज लगभग लगभग शुरू हो जाता है, लेट हड़प्पन में लगभग लगभग वहां से स्टार्टिंग हो जाती है आयरन एज की, ठीक है। सो इनकी साइट्स हैं वो एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छे से दी हुई हैं। आई डिडंट ब्रॉट दैट। ओके, आई थिंक, हाँ। सो यहाँ पे आ रही है अपनी रावी नदी, ये अगर रावी नदी है, सो हड़प्पा यहीं पे आता है, ठीक है। अच्छा, हमें ये ध्यान रखना है, उस समय तो इंडिया जुड़ा हुआ था, जब इन सब की खोज हुई थी तब तो इंडिया जुड़ा हुआ था, बट आज की डेट में मेजर साइट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, ठीक है। सो हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। एंड देन इसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे राखी गढ़ी। हाँ, वन में नहीं, नहीं टू में दिया होगा, इंडस वैली वाला जो चैप्टर होगा उसमें दिया होगा। राखी गढ़ी, काली बंगन, ये सारी साइट्स हैं। गनेरी वाला, मैं यहाँ मैप बनाऊंगी, क्लियर नहीं दिखेगा, बट मैं साइट्स ऐसे लिखवा दूंगी, मैप में तो नहीं लिखा पाऊंगी, बहुत पास पास हो जाएगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अर्बन कल्चर शुरू हो रहा है यहाँ से, फर्स्ट सिटीज़ डेवलप हो रही हैं। समझ में आ रहा है, बोरिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा लग रहा है, हाँ। क्या क्या, नहीं अच्छी लगती, अपने बारे में जानना नहीं अच्छा लगता, चार पैर से दो पैर में कैसे आ गए, हाँ, चार पैर से दो पैर में आ गए। एक जमाना था जब पत्थर से मारते थे, आज तो हम बटन दबा के ही मार सकते हैं। याद है किसी को, जब नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन, आई एम स्केर्ड ऑफ यू, ओके। सो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, ठीक है, व्हेन ही वाज अटैकिंग, सो अमेरिका, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट। सो डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कह रहे हैं, ऑन माई टेबल देयर इज दिस बटन एंड आई प्रेस दिस एंड नॉर्थ कोरिया विल ब्लो अप, ठीक है। ये ट्रम्प वॉज ट्वीट कर रहे हैं, एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति ट्वीट कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को मेरे टेबल पे जो बटन लगा इसको दबा के मैं उड़ा दूंगा। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं। यस, हाँ, ये मैप आप अपने नोट्स में ही बना लेना, जब आप बनाओगे ना तो और अच्छे से याद हो जाएगा। सो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं कि मेरे पास भी है, मैं भी उड़ा दूंगा, ठीक है। सो आप सोचो कि एक जमाना था जब हम पत्थर उठा के मारते थे और आज हम बटन दबा के कहते हैं कि उड़ा देंगे। सो फर्स्ट सिटीज, सो इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए यार, कैसे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अच्छा अच्छा, एक और चीज देखो, स्टोन एज में अभी पत्थर वत्थर 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 सब देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आए बनिया क्लास हो गए, यहाँ पे उनको पत्थर वत्थर से कोई लेना देना नहीं, अब हमारे हाथ में पैसा आ गया है, ठीक है। अब सिर्फ हम पैसे के साथ डील करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, मस्त मौला जिंदगी जिएंगे, ग्रेट बात है उनके पास, बढ़िया नहाएंगे गाने गाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं, ग्रेट बात वॉज नॉट फॉर एवरीवन, इट वॉज फॉर पीपल हु यूज टू लिव इन साइटेडल, मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक थी। और ये भी कहा जाता है उस टाइम की, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, एरिस्टोक्रेसी जो उस वक्त थी वो बेसिकली बनिया कम्युनिटी थी, बट नॉट बनिया एज सच कि आज की डेट वाला बनिया नहीं, बट ट्रेड तो करते थे, मर्चेंट्स ग्रुप वॉज एरिस्टोक्रेसी। नो, जैनिज्म अभी आएगा, अभी अभी और टाइम है, अभी और टाइम है, अभी 1800 बीसी है,
अभी आएगा इसके बाद वैदिक एज लगभग 1500-1600 से, ठीक है। फिर उसके बाद जब लेटर वैदिक, फिर वैदिक, जब लेटर वैदिक के साथ खत्म होता है तो मौर्यन एज शुरू होता है। और जब मौर्यन एज शुरू होगा तो फिर उसके साथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कहानी आएगी। मजा आएगा यार, ऐसे मत बनो। ओके अच्छा, एक और चीज। क्या कर दिया? किसने? कोई बात नहीं। अभी अभी थोड़ा सा कुछ फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? अभी भी नहीं लग रहा, अभी भी स्लो लग रहा है। पॉलिटी से कम इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना? पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा 1-2 क्लासेस में, ठीक है। एक और चीज क्या कहनी है यहाँ पे जो मैं बताना भूल गई। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, एक होता है हिस्टोरिक। इन तीनों में मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूं क्योंकि मैं नेक्स्ट पॉइंट जो यूज करने वाली थी उसमें इस्तेमाल होगा। प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं जो कि जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, यानी हिस्ट्री के पहले का हमें, वी डोंट हैव एविडेंस, भी हमारे पास क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ हम बता नहीं सकते, तो दैट इज प्री हिस्ट्री। मोस्टली पैलियोलिथिक या फिर उससे पहले वाला जो पूरा हिस्सा है। सो हम ये भी कहते हैं आज की डेट में हिस्टोरियंस कि 99% जो हमारा जो ओरिजिन है दैट इज प्री हिस्ट्री, यानी हमें पता ही नहीं है, अभी तक हम उतना नहीं खोज पाए हैं। क्या करेंगे खोज के, ये भी है। दूसरा ये है कि इसके बाद जो आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में ये होता है कि हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, और जिनके बारे में हम कर रहे हैं स्क्रिप्ट भी है, बट हमको स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आता है, यानी दैट स्क्रिप्ट इज नॉट डिसाइफर्ड। डिसाइफर्ड मतलब डिकोडेड, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। सो वो इंडस वैली का है। सो दे हैव स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक, यस, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, एंड इट इज नॉट डिसाइफर्ड। डिसाइफर्ड मतलब हम अभी इसको पढ़ना नहीं जानते, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। मतलब हमारे पास सील्स हैं, हमारे पास वहाँ के एविडेंस हैं, हमें तो टाउन प्लानिंग के भी एविडेंसेस मिल गए हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू रीड देयर स्क्रिप्ट, तो दैट बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्ट्री। इसके बाद की जितनी भी हिस्ट्री है, यानी मौर्यन एज या जो भी वैदिक एरा का, उसको हम प्री हिस्टोरिक में मानते हैं, बिकॉज नाउ वी कैन रीड, वी कैन नॉट रीड दिस थिंग ओनली। अब इनकी क्या है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि इनकी जो सील्स हैं या फिर स्क्रिप्ट है वो ऐसे बनी होती हैं कुछ। उसमें जो है एक राइनोसोर जैसा एग्जाम्पल भी है जिसको पशुपति भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ मछली जैसा बना हुआ है। हाँ, आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे, ऐसे कुछ कुछ लाइन बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा उन्होंने। ये वाले सील का आपको कई जगह पे एनसीईआरटी में दिख जाएगा। ऐसी एक जानवर बना है, 2 मछलियां बनी है, ऐसे ऐसे कुछ लाइन बना हुआ है। सो दिस इज पिक्टोग्राफिक, पिक्चर्स भी है इसमें, कुछ कुछ साइंस बने हुए हैं, वी आर नॉट एबल टू रीड इट। यस, इधर वाला। ओके, नो नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव नो नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल, इन अ सेंस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज ना होने का मतलब क्या है, हमें ये तो पता है कि वहाँ पे एक साइटाडेल था, साइटाडेल यानी थोड़ा ऊंचाई पे बना था वो, और थोड़ा भव्य बना था, एक बड़े महल की तरह साइटाडेल बना था, उसको हम साइटाडेल बोलते हैं। एंड देन एक था लोअर ग्राउंड पे बाकी बस्ती थी, यानी जो बाकी लोग थे वो लोअर ग्राउंड पे रहते थे और जो बड़े आदमी थे वो साइटाडेल पे रहते थे। बट हमें ये नहीं पता उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, पर हमने अनुमान लगाया है क्योंकि ये ट्रेड रिलेटेड लोग थे, तो बेसिकली ये लोग बस यही धंधा पानी में उनका पूरा दिमाग रहता था। और दूसरा ये है कि इनकी जो सील्स हैं कहाँ पाई गई हैं, देयर सील्स आर फाउंड इन ओमान, जो हमने मिडिल ईस्ट का अभी आपको मैंने मैप बताया था, उसमें मिडिल ईस्ट के मैप में मेसोपोटामिया, ओमान, उन जगहों पे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिली थी। ईरान, अफगानिस्तान। सो जब हम अफगानिस्तान में इंडस वैली का सील पाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि किसी सामान के बदले ही तो आई होगी, यानी हमारा इनसे नाता था। और
बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम पता है? आज भी कभी कभी गांव में जो बहुत गरीब लोग होते हैं या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, आज भी बार्टर सिस्टम पे चलती है ना। आप गेहूं दे दो अपना 5 किलो गेहूं, और 5 किलो गेहूं के बदले वो आपको अपना कुछ भी बैम्बू का कोई सामान दे देंगे या लकड़ी का कोई सामान दे देंगे। तो दे यूज टू लिव ऑन बार्टर सिस्टम। सामान क्या क्या, ये अच्छा ये सवाल आता है यूपीएससी में, क्या क्या सामान होते थे इनके यहाँ, गुड्स क्या क्या होते थे? लाइक इनका गुड जो होता था, लाइक जिसमें ये ट्रेड करते थे, वो सामान क्या क्या होता था? टेराकोटा। एनसीईआरटी में आप आज जाना ना, तो एनसीईआरटी में देखना इन सब की पिक्चर्स, वो पॉटरीज वो सब बनी हुई हैं, टेराकोटा पॉट्स, बीड्स, और बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स होते थे। एक तो पॉट मैंने देखा था, आई विश आई कुड गेट होल्ड ऑन दैट पॉट। सो इट वाज लाइक जग, ठीक है, और उसमें ऐसे होल्स बने हुए थे पूरी जगह, नीचे होल, साइड में होल्स। एंड ऐसा कहा जाता था कि उसको उसके लिए होता था कि वाइन या फिर मदिरा या शराब उसमें भर दी जाती थी और उन होल से वो निकलती थी, तो आप अपना ग्लास लगाओ और उसमें से निकलेगी। इजंट इट फन? मतलब कोई ऐसा होल है, यही है, इसी के साथ यहाँ से ऐसे ऐसे छेद बना हुआ है और यहाँ से कोई शराब गिरा रहा है और आप बस ग्लास लगाओ, उससे निकल रहा है। आ भी कर सकते हैं आप। सो कि क्या मतलब, आदमी जो है अपनी सुविधा के लिए कितना कुछ दिमाग लगाता है। गोल्ड, सिल्वर, और क्या होता था? जेम्स, यस। जेम्स यानी जेम स्टोन, जैसे ये है, ऐसे बहुत सारे जेम्स होते हैं। एक एक जेम होता है लैपिस लजूली, इसका नाम आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। सी शेल्स, अच्छा टर्कवाइज भी होता था। टर्कवाइज इज वेरी ब्यूटीफुल जेम। टर्की का नाम भी इसी वजह से पड़ा, क्योंकि जो वहाँ की जो सी है ना, उसका जो रंग है दैट इज वेरी यूनिक, ग्रीन ब्लूइश कलर का। जो टर्की का जो समंदर है वहाँ का ग्रीन ब्लूइश कलर का पानी है, और बहुत सुंदर पानी है, और उसी वजह से उस कलर का ही नाम है टर्कवाइज, और टर्की का नाम भी उस पे पड़ा। और एक स्टोन भी होता है, आपने देखा होगा, वो सलमान खान एक ब्रेसलेट पहनता है, उसका जो वो है वो बड़ा यूनिक सा कलर है ना, वो टर्कवाइज कलर ही है। सी शेल्स, सी शेल्स एंड पर्ल्स। एक्चुअली टर्किश लोगों की आंखें भी उसी कलर की होती हैं इन जनरल, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, स्ट्रेट आउट ऑफ हेवन। एग्रीकल्चर, क्या कोई इमेजिन हो गया? तुम्हें हो गया? कौन? बुराक? कौन? अच्छा, ओके। I was obsessed with Turkish drama 2 or 3 years back. I was obsessed with Turkish drama. Pura lockdown went into Turkish drama and watching those beautiful people. Turkish drama, like Turkey के लोगों के serials, उनके dramas. So that was, ये लॉकडाउन में बहुत अवेलेबल हो गया था इंडिया में, ठीक है। सो आई थिंक ज़्यादातर लड़कियां उसी में बिजी थी, एंड दे आर एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल पीपल। ऐसा लगता ही नहीं कि इस दुनिया के हैं। इसको लिख लिया क्या? लिख कुछ। क्रॉप्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। एक वीट बार्ले हमने मेसोलिथिक एज में देखा था, अब वीट बार्ले के साथ साथ कॉटन, पल्सेस, दालें, पीज, राइस, सेसमी, मस्टर्ड, ये सब आ चुका था। सो यू कैन राइट दिस थिंग्स। ये एक्चुअली यहाँ पे सवाल ऐसे ही आएंगे। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो। यहाँ पे हमने जानवरों को डेयरी प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था, है ना। कैटल, शीप, गोट, बफलो, ये सब हमने पालना शुरू कर दिया था। अब सबसे ज्यादा जो सवाल इसमें आता है वो आता है टाउन प्लानिंग को लेकर के।
टाउन प्लानिंग और कौन सी साइट में क्या अलग से मिला, जैसे राखीगढ़ी में कुछ स्पेसिफिक यूनिक सा मिला, लोथल में कुछ यूनिक सा मिला, काली बंगन में क्या मिलता था। काली बंगन वॉज, जैसे इसका नाम है ना काली बंगन, बंगन यानी बैंगल्स, सो ये बैंगल्स वहां पे बनते थे। काली बंगन इज इन राजस्थान। हम्म। टाउन प्लानिंग सो ग्रिड पैटर्न में बनती थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब पता है क्या है, समझ में आता है कि ऐसे ऐसे लाइंस जा रही हैं, सारे घर जो हैं सारे ड्रेनेज कनेक्टेड हैं, फिर एक बड़ी सी वो होगी, एक बड़ी ड्रेन होगी, यानी ये सारी ड्रेन कनेक्टेड हैं, इसमें जा रही हैं। घर जो हैं राइट एंगल में बन रहे हैं, सॉरी जो सड़कें हैं राइट एंगल में काट रही हैं, यानी यहाँ पे घर बने होंगे, है ना, ये सब घर बने होंगे ऐसे करके। और ये सड़कें हैं, और ये जो नाले होते हैं ये कवर्ड होते थे, जैसे आज की डेट में भी हमारे सारे जो नाले हैं ड्रेनेज खुले हुए होते हैं, उस टाइम पे उनके सारे नाले कवर्ड होते थे, ठीक है। सो दीज थिंग्स, बर्न्ड ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स यानी आज भी जैसे नहीं ईंट भट्टी जिनको बोलते हैं, जहाँ पे ईंटें पकाई जाती हैं, तो शुरुआत में जब नियोलिथिक एज में कैसे किया था उन्होंने, ईंट 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 जैसा उन्होंने कुछ बनाना सीख तो लिया था, बट उसको धूप में सुखाते थे, सन ड्राइड, इट यूज टू बी सन ड्राइड, बट यहाँ पे इन्होंने उसको जला के और पक्का मजबूत करना सीख लिया था। ग्रिड पैटर्न ये रोड के लिए है, ओके। साइटाडेल एंड लोअर टाउन, साइटाडेल इज अपर टाउन, यानी यहां से क्या समझ में आता है, क्लास सिस्टम तो था वहां पे, ठीक है। साइटाडेल एंड लोअर टाउन, बिल्डिंग्स यानी ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज। अब देखो वन थिंग, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आज बताया ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेनरीज, सो जो साइट्स हैं राखीगढ़ी, कालीबंगन, कोट दीजी, या ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, तो हर साइट का एक अपना यूनिक है। सो आप जब आप पढ़ोगे, दिस इज फॉर यू, यू रीड दैट बुक अवर पास्ट का ये वाला चैप्टर पढ़ना, यू विल फाइंड ग्रेट बाथ एग्जैक्टली किस साइट में मिला था, ठीक है, ग्रेनरीज एग्जैक्टली किस साइड में मिली थी, लोथल में क्या था। और इजी है, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो, मैं बता रही हूँ, देन बाद में लूसेंट में ये चीज़ तो पूरे टेबल की तरह बनी हुई है, लाइक ऐसे एक पूरा टेबल बना हुआ है, राखीगढ़ी फाउंड दिस दिस दिस, मोहनजोदाड़ो में ये मिला, ओके। यहीं से 2600, अच्छा जगह कहाँ से शुरू हुआ था ये, वो आपने मैप मैंने दिखाया, आपने अभी खोला था ना मैप, ये देखो, यहाँ पे देखो रावी है ये रावी के पास जो हड़प्पा है, दिस वाज अर्ली फेज, मतलब हड़प्पा से ये शुरुआत हुई, एंड देन धीरे धीरे और मैच्योर होता गया, आसपास की जगह में ये नीचे फैलता गया, और आज की डेट में जो हमने सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी की है दैट इज दीमापुर, ये महाराष्ट्र में है। सो आप इमेजिन करिए कि रावी नदी कहाँ ऊपर है, और उसके नीचे आते आते आखिरी जो लेट हड़प्पन कल्चर है दीमापुर में मिला, महाराष्ट्र में मिला। ये प्रोबेबली पता नहीं उसमें दिया होगा कि नहीं, दिस इज लेटेस्ट डेवलपमेंट। दीमापुर, एक मिनट रुको, हाँ अभी मैंने आपको दिखाया था ना, एक अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, लेट हड़प्पा, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम, इसको बोलते हैं अर्ली हड़प्पा को रावी फेज भी बोलते हैं, यानी रावी नदी के किनारे उन्होंने सेटलमेंट करना शुरू किया था। नॉट दीमापुर, इट इज देमाबाद, देमाबाद, आई एम सॉरी, दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद, यहाँ पे हड़प्पन कल्चर के एविडेंसेस मिले हुए हैं, महाराष्ट्र में है ये। नदी है प्रवर नदी, प्रवर नदी, दैमाबाद है महाराष्ट्र, ऑन द बैंक्स ऑफ प्रवर
रिवर, यहाँ पे क्या मिला था? ब्रॉन्ज गुड्स मिले थे। एक राखी गढ़ी है हरियाणा का, वो तो मेंशन होगा किताबों में भी, राइट? लेकिन राखी गढ़ी में अभी दिसंबर में एक 3 महीने का एक्सकवेशन शुरू हुआ था अभी ही, ठीक है? सो क्योंकि ये दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, तो हो सकता है कि दिमाग में रहे, इससे सवाल बना दिया जाए। तो हम राखी गढ़ी को अच्छे से पढ़ेंगे, राखी गढ़ी लिखो और उसमें स्टार बनाओ, ठीक है? क्योंकि राखी गढ़ी में कंटिन्यूसली एक तो क्या है कि एक प्रॉब्लम ये है कि वहां पे बस्तियां बसी हुई हैं, ठीक है? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सकेवेट, ओके? इस वजह से चीज़ें बहुत डिले हो जाती हैं। बट राखी गढ़ी में अभी 3 महीने का लॉन्ग एक्सकेवेशन चल रहा था, दिसंबर में ही वो ख़त्म हुआ है। वहाँ पे हमें और चीज़ें मिली हैं। वहाँ पे हमें टियर्ड हाउसेस मिले हैं, यानी स्टोरी, मतलब टियर्ड हाउसेस मतलब एक के ऊपर एक, जैसे ये है ना आज के टाइम पे। सो वो चीज़ मिली है। ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री थी। ग्रेवयार्ड्स मिले हैं। ग्रेवयार्ड्स तो होते हैं वैसे, हाँ, फिर भी। और क्या मिला है? बुरियस तो मैंने आपको बताया था मीजोलिथिक में ही शुरू हुआ था, ठीक है? बट यहाँ पे भी इन्होंने जो है आपको ये चीज़ शुरू हो गई थी, क्योंकि जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो आप तरीके तरीके का वो चीज़ तो आपको करोगे ही। यहाँ पे एक चीज़ ये हुई थी कि यहाँ पे जब बुरी करते थे तो अब इन्होंने और चीज़ें सीख ली थी। वो क्या थी कि बुरी कर रहे हैं, किसी को दफना रहे हैं, तो उसके साथ, दफनाने के साथ उसकी पसंद की चीज़ें भी साथ में डाल दी जाती थी। तो जो बुरियल्स को उन्होंने खोदा था, जो महिलाओं के थे, उसमें उन्होंने पाया कि शीशे रखे हुए हैं, ये लिपस्टिक, बिंदी, काजल रखा हुआ है, नॉट बिंदी, बट हाँ उनके मेकअप का आइटम रखा हुआ, उनकी पसंद की चीज़ें रखी हुई हैं। मेल वाले में उनकी चीज़ें रखी हुई हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको ये लगता होगा कि ये जा रहा है, ऐसा हमने समझने की कोशिश की कि शायद शायद उनको लगता था कि ये मर रहा है, तो इसकी ज़रूरत की चीज़ें जो है इसके साथ भेज दी जाए, ठीक है? 2 साल बाद खोद के देख लेते हैं। री इनकारनेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा। ये जो बातें हैं ना बड़ी बड़ी, री इनकारनेशन, कर्मा, ये वो, ये वैदिक एज के बाद शुरू होंगी, ठीक है? सो यहाँ तक आपको ये सब धर्म धर्मांतर वाली बातें अभी रिलीजन पे नहीं है, अभी टोटेम वर्शिप है, ठीक है? यानी यहाँ पे क्या वर्शिप करते थे? टोटेम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक तो ये होता था कि टोटेम वर्शिप मतलब बहुत सारी, देखो पता वर्शिपिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? हम इंसानों को शुरुआत में ऐसा लगता था, पहले जब कुछ भी नहीं पता था, ये केव्स में रहते थे, तो हम जब देखते थे कि बिजली कड़क रही है तो हम डर जाते थे कि भाई बिजली क्यों कड़क रही है, ये क्या हो रहा, हम मर जाएंगे। सो हमने सोचा, फिर हमने कुछ ऐसा, टोटेम मतलब होता है कि हमने वैसा मिलता जुलता कुछ बना लिया, ठीक है? और हमने आकाश, बिजली कड़क रही है तो हमने ऐसा कुछ आकाश का कुछ मिट्टी का बना लिया, एंड देन हमने पूजा करना शुरू किया कि भाई मत कड़को या जो भी है, हमें उससे डर लगता है। सो बेसिकली इसकी वर्शिपिंग की स्टार्टिंग ऐसी हुई, हमें जिस चीज़ से डर लगता था हमने उसकी पूजा करनी शुरू की, हमने उससे विनती करनी शुरू की, ठीक है? सो पेड़ पौधे हो गए, ठीक है? बिजली हो गई, बिजली कड़कना मतलब वो आसमान वाला, ठीक है, स्काई वाला, ठीक है? बारिश होती थी तो वो उससे डरते थे। सो इन सारी चीज़ों से हमने टोटेम वर्शिप करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये हुआ, इस सिविलाइजेशन में एक चीज़ हुई, क्या हुई? फीमेल और मेल डेटी। इसमें क्या था कि हमने जेनिटल्स वर्शिपिंग शुरू की। उसमें क्या, हमने लिंगम के रूप में कुछ ऐसे, जैसे हम शिवलिंग है आज, उस टाइप की कुछ चीज़ें हमें उस वक्त मिली थी। सो इससे ये क्लियर होता है कि जो इनका रिलीजन है, इसमें जो प्राइम चीज़ है दैट इज जेनिटल वर्शिपिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है? क्या? सॉरी, क्या एक लोग पूछो, क्या कह रहे हो?
हाँ एक प्रीस्ट मिला हुआ है, राइट, बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेल और फीमेल डीटी नहीं, जेनाइटल वर्शिपिंग, लिंगम वर्शिपिंग। जैसे कुछ ऐसी चीजें हमें मिली हैं इस तरीके की, एनसीईआरटी में फोटोज भी बनी हुई हैं, आप देखना। सो उसको हमने समझा ऐसा कि हो सकता है कि ये जो है वो हो, लिंगम हो, यानी जैसे शिवलिंग है आज की डेट का। फीमेल इन द सेंस कि हमने मदर गॉडेस को, ठीक है, मदर गॉडेस, यानी हम मानते थे कि जो अर्थ भी हो सकता है, महिलाएं भी, बिकॉज वी गिव बर्थ। सो हमने उस चीज को वहां से वर्शिपिंग शुरू की। सो यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो योनि एंड लिंगम वर्शिपिंग इज देयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, ये मिली हुई है। अच्छा, आपने वो देखी ना मोहनजोदाड़ो? आपको याद होगा उसमें एक सॉन्ग है जिसमें वो हीरोइन आती है, वो बड़ा सा पहनती है, वो पता किससे इंस्पायर है? एनसीईआरटी में एक फोटो देखना, फीमेल डीटी, मदर गॉडेस की फोटो बनी हुई है, उसमें दैट वुमन वो मूर्ति में ऐसा पहना हुआ है। ये है फोटो, दिख रहा है? ये एनसीईआरटी में बनी हुई है। सो दिस इज मदर गॉडेस। और मेल डीटी का भी बना हुआ है, ये आपको फोटो में ही देखना। हाँ, नो नो, पशुपति इज प्रीस्ट। वो जो वो एक ऐसे एक आदमी की बना हुआ ना, टॉर्सो बना हुआ है उसमें ऐसे कवर हुआ, हाँ दैट इज प्रीस्ट। हाँ, सील में बना हुआ, राइट, पशुपति। हाँ, एक योगा पोस्चर में, योगा पोस्चर, हाँ। नहीं नहीं, वो आप दूसरा कह रहे हो, वो हम आगे देखेंगे। वो डांसिंग मूर्ति की बात कर रहे हो क्या? यस यस यस, मेल डेटी, राइट राइट, एक फीमेल का भी है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे रिलीजन में यही है, फीमेल और मेल डीटी, लाइक एक यूनिक जो पर्सपेक्टिव दिख रहा है वो ये है कि जेनिटल वर्शिपिंग वाज देयर। यानी हमें उस वक्त तक हमें ये भी समझ में आया कि महिलाएं क्या प्रोड्यूस करती हैं, या फिर मदर गॉडेस को मदर अर्थ भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज सील। सील्स होती थी जो उनकी, सील्स में सवाल बहुत आता है, वो ये है कि देखो, सील्स जो इनकी बनती, सील मतलब समझ में आ गया ना? तो किस किस मटेरियल की बनती थी? टेराकोटा, स्टेटाइट, मेटल, शेल, ठीक है। अब कहीं मैंने देखा था जहां पे उन्होंने चार चीजें हैं, ये मेंशन है एनसीईआरटी में, टेराकोटा, स्टेटाइट, मेटल एंड शेल। ये मटेरियल है सील का। मटेरियल सील का, टेराकोटा, स्टेटाइट, शेल एंड मेटल। आपने ध्यान रखना है कि ये चार चीजें हैं, एक जगह ऑप्शन में गोल्ड भी लिख देता है। ओ, यो स्पेक्स, एक जगह अगर कभी क्वेश्चन में लिख दिया कि सील किसमें से कौन सा नहीं है, और ऑप्शन में गोल्ड लिख दिया, तो दैट इज रॉन्ग। आइवरी, एक क्वेश्चन में आइवरी उन लोगों ने लिख दिया था कि आइवरी, आइवरी पता क्या होता है? जो हाथी दांत नहीं था वो आइवरी। सो ऐसा लिखा था आइवरी की भी बनी होती, पर नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ इन चार चीजों की बनी होती थी सील्स। ये हो गया मटेरियल। अब उसमें जो साइंस बने होते थे, जो जानवरों की पिक्चर्स बनी होती थी, वो कौन कौन सी होती थी? बुल, यूनिकॉर्न, एलिफेंट, टाइगर। ये चार चीजें थी जो सील्स में बनी होती थी। बुल, यूनिकॉर्न, एलिफेंट, टाइगर। अब जो आप ये वाला एग्जाम्पल दे रहे हो ना, जो एक जानवर बना हुआ है, सींग निकली हुई है, दैट इज यूनिकॉर्न ओनली। क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, बट यू नेवर नो। कहीं कहीं पे हाँ राइनोसोर्स भी लिखा हुआ है, बट वी कॉल इट यूनिकॉर्न। क्या? हाँ, यूनिकॉर्न इज हाइपोथेटिकल। हम्म,
इसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी चालकोलिथिक 1800 के बाद। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैंने अभी आपसे कहा था, आपने क्या करना है जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मेक अ चार्ट, एक चार्ट बनाना है एक पेज में। इसके आगे नेक्स्ट पेज में यू हैव टू डू दिस थिंग, ये आपको काम करके आना है। और कल हम पहले इंडस वैली और स्टोन एज से जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस पहले हम करेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू चालकोलिथिक एंड आयरन एज। सो यू हैव टू डू दिस थिंग, मेक अ टेबल, हियर राइट साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप फीचर्स लिखोगे, यहाँ आपने लिखा राखी गढ़ी, यहाँ पे आप लिखोगे राखी गढ़ी में क्या क्या पाया गया, ठीक है। अच्छा, और साइड्स में भी इधर साइड में लिखोगे पहले, यहाँ पे स्टोन एज का लिखना, स्टोन एज साइड्स, सो ऐसे बनाना स्टोन एज, एंड देन यहाँ पे आपने लिखा पैलियो, मीजो, नियो। सो पैलियो की जो भी साइट्स हैं वो आप लिखोगे। कोई ऐसी साइट होगी जैसे भीमबेटका है वो तीनों में आएगी तो आप तीनों में लिखोगे, ठीक है। सो पैलियो की साइट्स लिखना, मीजो की साइट्स लिखना, नियो की साइट्स लिखना। अब जैसे बुरजौम था, सो बुरजौम में बुरियल्स पाए गए थे, बुरियल्स ऐसे कि उसके साथ जानवर भी मिला था, ठीक है, गोट मिली थी, शायद बकरी मिली थी। सो यू हैव टू रीड दैट एंड फाइंड आउट, और उसके यहाँ पे लिखना, फॉर एग्जाम्पल आपने नियो में बुरजौम लिखा और यहाँ लिखोगे यूनिक फीचर में वहां पे बुरियल पाया गया और जिसके साथ भी पाया गया, ठीक है। वेयर आर यू ब्लैंक? हाँ, तो आपने बहुत सारी ही लिखनी है ना, बहुत सारी, मतलब उसमें ऐसे लिखना है कि जो जैसे बुरजौम है, बहुत सारी कैसे हो गई, बुरजौम हो गया, भीमबेटका हो गया, सोलन वैली हो गया, बेलन वैली हो गया, आदमगढ़ हो गया, यही सारी साइट्स तो हैं। बहुत सारी, दो चार हो सकता है, एक दो और हो जब एनसीईआरटी मेंशन हो। सो बस उसको आपको लिखना है। लेकिन आपको ये होमवर्क कर देना है, इसको आपने एक बार कर दिया ना, लाइफ जिंगल आला, क्योंकि इसके बाद जो है आपने सिर्फ एक बार ओपन करना है और उसको आपने पढ़ना है। सो ये पैलियोलिथिक की आप सारी साइट्स का नाम लिख देना, और ऐसे नहीं एक साथ नहीं लिखना। आपने यहाँ पे लिखा भीमबेटका, और उसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि भीमबेटका में पेंटिंग्स मिली है हंटिंग सीन्स की। सो भीमबेटका के आपने लिख दिया हंटिंग सीन्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा दूसरा आपने बेलन वैली, उसमें लिखा होगा बेलन वैली में क्या पाया गया, यू राइट इट देयर, ठीक है। सो ऐसे आपने पीलियोलिथिक का, पैलियोलिथिक खत्म किया, फिर आप मीसोलिथिक का खत्म करोगे, फिर नियो का खत्म करोगे, देन यू विल ब्रिंग इंडस वैली, एंड देन इंडस वैली की साइट्स लिखोगे, ठीक है। सिर्फ वो साइट्स आपको लिखनी है जहां पे यूनिक फीचर्स आपको मिले हैं, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, दैमाबाद, है ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आवर पास्ट है किसी के पास, नहीं है? अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कैसा लगा, कल पढ़ने की हिम्मत है? ओके ओके, चलो इंडस वैली से समझ में आया तो इंडस वैली का सवाल दे रही हूँ। रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट सुनना आराम से, ओके। पहला स्टेटमेंट ये कहता है, इट वाज प्रिडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, ठीक है, एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रिडोमिनेंटली, ज्यादातर ये सेक्युलर सिविलाइजेशन ही था, लेकिन रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट जरूर थे बट इतना डोमिनेट नहीं करते थे। एक सेंटेंस तो ये, स्टॉप दैट, अभी आई एम स्पीकिंग ना, लिसन टू मी। इट वॉज प्रिडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, यानी सेक्युलर, हाँ, सेक्युलर मतलब सभी धर्म यहाँ पाए जा रहे थे, सब धर्मों की इज्जत थी, मतलब सेक्युलर था, मतलब रिलीजन है वहां पे, बट रिलीजन डोमिनेंट नहीं है, इतना हावी नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। अब ये दो स्टेटमेंट है, टेल मी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है। वाई टुक सो मच टाइम? हाँ तो वही तो कह रहे हैं, तो वही तो कह रहा है कि हावी नहीं थे। हाँ ठीक है, चलो। और
एक और क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सील्स वाज मेनली कमर्शियल। सील को प्रोड्यूस करने का पर्पस मेनली कमर्शियल था, ठीक है, ट्रेड पर्सपेक्टिव से। दूसरा कह रहा है सील्स वर मोस्टली मेड ऑफ आइवरी, ठीक है। तीसरा कह रहा है एवरी सील इज एनग्रेव्ड इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अब तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? हाँ, थर्ड वाला कि हर सील में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, सही है, ठीक है, गुड। दैट इज 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइड है ढोलावीरा। मतलब ये सब आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी में मिलेगा, एंड यू हैव टू मेक दिस थिंग, ये आपको करना ही है, ये होमवर्क है, ये कल लाना है बना के, ये बनाना है कल ला के बना, मतलब बना के लाना है। दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी इट टुडे इटसेल्फ। टाइम नहीं है, डिनर बनाना है घर जाके, फिर तो 7 बजे तक घर जाओगे तो तब तक भी टाइम है आपके पास, बनाओ करो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको बोलेंगे टीम वर्क। हाँ, तो इसको टीम वर्क बोलेंगे, इसमें ये काम कर सकते हो आप। डिवाइडेड, 1 पर्सन रीड अबाउट स्टोन एज, अब एक दूसरे पे थोपोगे तुम पढ़ो स्टोन एज, और 1 पर्सन कैन रीड अबाउट इंडस वैली, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग कर लो, बट पूरा होना चाहिए, कल मुझे मिलना चाहिए ये, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बिकॉज ज्यादातर चीजें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक चैप्टर है बाबा, स्टोन एज का आपको एक चैप्टर मिलेगा, इंडस वैली का एक चैप्टर मिलेगा। 6 क्लास में जो साइट्स लिखी हैं आपने अभी सिर्फ उसका बनाना है। कुछ और साइट्स आपको 11th और 12th में मिलेंगी, वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप बस 6 का करो। बहुत कम होमवर्क है, 2 घंटे में हो जाएगा अगर तमीज से फोन साइड में रख के करोगे तो। हम्म। एक और एग्जाम, चलो ये वाला शायद नहीं बनेगा आपको, ये कल पूछूंगी। क्या? हाँ, स्टॉप कर दो।